सही है। ठीक है ना, नहीं तो इसको थोड़ा जूम करना है तो जूम करते हैं। ठीक ठीक है, है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल हमने जो थोड़ा बहुत हायरार्कीज वगैरह हमने को उसका ओवरव्यू समझा था कि क्या क्या होता है और क्या वर्जन हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली, थोड़ी थोड़ी सी हाईलाइट समझे थे। ठीक है। अब हम्म इंट्रोडक्शन के ही पार्ट को हम थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझेंगे। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन के इस पार्ट के अंदर हम एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इंस्टॉलेशन पार्ट, हम किस किस तरीके के मेथड को लेकर के सिस्टम के अंदर इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा होता है एक लोकल। ठीक है। लोकल बेस पे हम आईएसओ करते हैं। हमारे पास एक आईएसओ इमेज होती है जो हमें इंटरनेट से अवेलेबल मिल जाती है सभी चीज़ों की। ठीक है। हो सकता है। आईएसओ बेस से इमेज मिलती है, हम उसके थ्रू डायरेक्टली क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जो अभी हम लोग इस इन्वायरमेंट में समझेंगे कि कैसे करना है। ठीक है। एक मेथड ये है। दूसरा होता है पी एक्स ई बूट। पी एक्स ई बूट क्या होता है, एक सेंट्रलाइज सर्वर होता है। सेंट्रलाइज सर्वर का मतलब क्या है कि तुम्हारी जितनी भी इमेज है, एंटायर सिस्टम की इमेजेस पड़ी हैं, आर एच एल सेंट ओ एस मान लो और आर एच एल मान लो, तुम्हारा सूजे हो गया या तुम्हारा रॉकी हो गया, या जो भी इंटायर आर एच एल बेस्ड इन्वायरमेंट है, तुमने एक जगह पे सर्वर पे रखी हुआ है और वहाँ से डायरेक्टली मल्टीपल मशीन्स पे इंस्टॉल करना है। ठीक है। अब हाँ हर जगह पे तुम सी डी ड्राइव लगाने की जो हिचक होती है इन्वायरमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि बड़ा होता है। ठीक है। तो हर जगह पे तुम सी डी लगा के नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए पी एक्स सी बूट एक फीचर होता है, जो तुम एक सेंट्रलाइज सर्वर रेडी करते हो, उसके अंदर तुम्हारा क्या सेटअप रेडी होता है, आईएसओ, आईएसओ इमेज। वहाँ से हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, ये भी हम लोग समझेंगे कैसे करते हैं। ठीक है। आईएसओ इमेज हम एक सेंट्रलाइज जगह पे रखेंगे और वहाँ से भी बूट करेंगे। ठीक है। और वो सेटअप कैसे करना है पीएक्सी बूट, ये भी समझना है। ठीक है। तीसरा मेथड के बाद चौथा मेथड, तीसरा मेथड एक ये भी है, पीएक्सी बूट के अलावा बैकअप वगैरह भी हम लोग यूज़ करते हैं कई बार। प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होती है। टेम्पलेट्स इन द सेंस जैसे कि ऑलरेडी तुम्हारे एक इमेज बनी हुई है जिसके अंदर तुम्हारा डेटाबेस वगैरह मल्टीपल चीज़ें यूज़ केस में डली हुई है। ठीक है। तो उस केस ऑफ सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, टेम्पलेट यूज़ करेंगे। अब टेम्पलेट वहाँ पे काम क्या आएगी, डायरेक्ट प्री इंस्टॉलेशन के काम आएगी। हमें उसमें कुछ करना नहीं पड़ता। ठीक है। हम उसमें एल नहीं बताते। एल क्या होता है आगे बढ़ेंगे। हम उसमें एल लॉजिकल वॉल्यूम नहीं बताते कि किसको कितनी देनी है, हम उसमें पहले से ही डिफाइन करके बैठे हैं। ठीक है। अभी हम जब इंस्टॉलेशन का पार्ट करेंगे तो वो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो मेथड के थ्रू इसको सेटअप करेंगे। सेटअप में क्या क्या करेंगे, एक करेंगे डायरेक्ट इंस्टॉलेशन, कि हम उसमें कुछ क्लिक क्लिक नहीं करेंगे, जस्ट इंस्टॉलेशन, डायरेक्ट इंस्टॉल होगी फाइल। दूसरी चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि पर्टिकुलर हर किसी एक माउंट पॉइंट को अपना पर्टिकुलर साइज स्पेस देंगे। ठीक है। और वो क्यों देंगे वो भी हम समझेंगे कि हम उसको क्यों दे रहे हैं ये स्पेसिफिक साइज। हर किसी फाइल सिस्टम का अपना एक एक्सटेंशन होता है। अब एक्सटेंशन क्या होता है वो थोड़ा टाइमलाइन में जब हम स्टोरेज समझेंगे ना, स्टोरेज के पार्ट में हम लोगों को ये समझ में आएगा कि एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं और एक्सटेंशन का पार्ट इन्वायरमेंट ज़रूरी क्यों है। अब तुम अपने नोट पैड में एक चीज़ लिख लो और उसको पढ़ना थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ ये लिख लो और इसको पढ़ना ज़रूर। ठीक है। ई एक्स टी फोर, हाँ। ई एक्स टी फोर फाइल सिस्टम क्या होता है, एक्स एफ एस फाइल सिस्टम क्या होता है, इन दोनों के बारे। EXT4 हाँ, ई एक्स टी फोर, एक्स एफ एस, जे एफ एस, XFS। जे एफ एस, जी जी, ये लिखो, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, इसके बारे में पढ़ के आना। एक मिनट। फाइल सिस्टम में तुम्हें पढ़ना है क्या क्या, ई एक्स टी फोर, एक्स एफ एस, जे एफ एस टू, और एन एफ एस, नहीं एन एफ एस नहीं, एन टी एफ एस और फैट।
इनके बारे में पढ़ना। फैट, और फैट भी नहीं है, फैट 32। फैट 30 ठीक है। इन एक्सटेंशन है सर? ये एक्सटेंशन नहीं है, ये फाइल सिस्टम टाइप है जिसके अंदर हमारी हार्ड ड्राइव लोड होती है। समझ रहे हो? अगर मैं अपनी विंडोज़ मशीन में तुम्हें कुछ दिखाऊं तो उसके अंदर अभी NTFS मिलेगी। दिखाता हूँ, रुको। अभी ये मेरी सी ड्राइव है, मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। अब देखो यहाँ फाइल सिस्टम टाइप क्या लिखा हुआ है, NTFS। NTFS। तो हर डिस्क, हर पार्टीशन अपना एक फाइल सिस्टम कैरी करता है। ठीक है। अब फाइल सिस्टम के अंदर भी ये चीज़ तुम्हें पढ़ने हैं और पूछना है कि क्या है, कहाँ ये कन्फ्यूजन आ रही है, क्योंकि NTFS में फ़र्क क्या है और फैट 32 में फ़र्क क्या है। ठीक है। और फैट 32 की जगह NTFS हम लोगों ने यहाँ क्यों यूज़ कर रखा है, ये भी चीज़ समझनी है। तभी ये चीज़ समझ में आएगा कि ext4 JFS एंड अदर फाइल सिस्टम जो हम लोग यहाँ पे मैंने बताए हैं, ये हमारे इसके अंदर हमारा क्यों यूज़ होने वाला है। समझ रहे हो? हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा केस स्टडी करना, और बाकी इन डेप्थ भी हम लोग समझेंगे हर एक को कैसे करना है, और हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ समझने हैं आप लोग को। स्टोरेज के पार्ट में ये कवर होगा, ये याद रखना। ठीक है। बूट लोडर में हम लोगों ने क्या, टेम्पलेट बेस ISO। ठीक है। ये 3 सिस्टम हम लोगों ने देख लिए कि जिस जिस तरीके से हम लोग ISO इंस्टॉल करते हैं। अब प्री डिफाइंड टेम्पलेट आपको ज़्यादातर AWS स्ट्रक्चर्स में मिल जाएगी। AWS के बारे में जानते होगे, क्लाउड प्लेटफॉर्म है अपना। ठीक है। एज्योर में हो गया, AZ आपका एज्योर हो गया, तुम्हारा GCP हो गया। GCP तुम्हें को पता है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही अलग अलग प्लेटफॉर्म और भी हैं, अलीबाबा हो गया। ठीक है। ओरेकल हो गया। ठीक है। इन सब के अंदर, क्लाउड के अंदर हमारे पास पहले से ही डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल होती हैं, जिसके थ्रू हम जस्ट टेम्पलेट यूज़ करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में, लोकल में भी हमारे पास टेम्पलेट्स होती हैं। ठीक है। कई कंपनियों में क्या होता है कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड ऑटोमेटेड टेम्पलेट्स रेडी की गई हैं, जो सिर्फ कुछ नहीं करती, ISO फटने पे, वर्चुअलाइजेशन पे क्या करती है, इंस्टॉलेशन कर देती है। तुम्हें उसमें कोई ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब ये हमने समझ लिया। लोकल हम लोग पहले एक बार लोकल ट्राई करेंगे, हम एक PXE बूट भी ट्राई करेंगे। ये तुम्हारे को करने से पहले मैं रेडी कर दूंगा एक PXE बूट का सर्वर, और वहाँ से मैं ट्रिगर करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है। AWS की टेम्पलेट भी एक अकाउंट बना लेंगे हम लोग। 6 महीने के लिए AWS हमारे लोग को फ्री में देता है टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो हम लोग 6 महीने के हिसाब से AWS पे भी प्रैक्टिस कर लेंगे। इन केस ऑफ कंडीशन तुम्हारे पास PC की कैपेसिटी इतनी नहीं हाई हो पा रही है, टेस्टिंग नहीं हो पा रही है, तो अभी मेरे पास तुम्हारे ऑप्शंस के लिए 2 ऑप्शन है। मेरे पास खुद का एक सर्वर प्री बिल्ट है जो तुम वाया इंटरनेट एक्सेस करोगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। मैं तुम्हें मशीन भी दे दूंगा जिसके अंदर तुम अपनी पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी लैपटॉप्स में तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो रहा है, इतना हाई कंजप्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारे को रैम कम पड़ रही है, तो वो भी मैं दूंगा। ठीक है। तो उसकी टेंशन भी नहीं लेनी है। ठीक है। तो वो मशीन भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें कुछ नहीं करना, VMs बनाने हैं अपने टेस्टिंग जैसे लैपटॉप में कर रहे हो। यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, हाई कंजप्शन हो रहा है, जैसे कि 3-4 VMs बनाने पड़ जाते हैं कई बार। ठीक है। टेस्टिंग के पर्पस से मैंने एक कर रखा है। हाँ, तो तुमने अभी एक और रेड हैट डाउनलोड करना है। हाँ, तो तुमने एक कर रखा है ना, अब रेड हैट डाउनलोड कर रखा है तुमने एक, लेकिन मार्केट में मैं अभी तुम्हें एक और दूंगा जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, रॉकी लिनक्स का। कॉन्फ़िगरेशन सब रहा RHL के बेस पे, सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उसमें अभी। ठीक है। वैसे RHL पे ही हम लोग प्रोसेस करेंगे और प्लस रॉकी पे करेंगे, क्योंकि RPM में सब्सक्रिप्शन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर दिक्कत आती है RPMs को ढूंढने में। लेकिन रॉकी में क्या है और CentOS में क्या है कि तुम्हें प्री डिफाइंड काफ़ी सारी फीचर्स अवेलेबल मिल जाएंगे, तुम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। अब इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अब देखो, पहली चीज तुमने समझ लिया, 3 डिफाइंड लोडर हो गए, क्लाउड समझ लिया, फिजिकल मशीन्स वगैरह समझ ली। अब समझो इंस्टॉलेशन हम किस किस पे करते हैं। अब आईएसओ तो तुम्हारे पास है, ठीक है। अब आईएसओ तुम क्या करते हो कि अभी वीएम पे इंस्टॉल कर रहे हो, जस्ट लाइक ऐसे वीएम्स तुमने डाला होगा, देखो। अभी तुमने इस तरीके से वीएम्स बनाए होंगे, या बनाए भी नहीं होंगे, ये शायद तुम्हारा रॉ में दिखेगा अभी, शायद खाली खाली, ठीक है। वीएम वेयर तो नहीं किया मैंने, वर्चुअल बॉक्स का रखा है। वर्चुअल बॉक्स किया हुआ, कोई बात नहीं, वर्चुअल बॉक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे को वीएम करना है, वीएम करो। वीएम में क्या होता है ना, एक सेपरेट नेटवर्क का सेटअप अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। वर्चुअल बॉक्स में नेटवर्क की कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो दोनों करके रखो। इन केस ऑफ कंडीशन वर्चुअल बॉक्स में तुम्हारा काम और प्रोसेस सही से नहीं हो पाता तो वीएम पे भी हो जाएगा, नहीं तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करा दूंगा, इसके भी हिसाब से चल लेंगे, ठीक है। वीएम वर्चुअल पे भी कैसे इंस्टॉल करना है वो भी देख लेंगे, इंस्टॉल करके वो भी देखते हैं। पहले प्रोसेस समझते हैं कि क्या हम लोग करने वाले हैं। एक प्रोसेस ये है कि तुम्हारा वीएम पे इंस्टॉल कर रहे हो तुम, ठीक है। एक और वीएम में फीचर है जो EXSI कहते हैं, जो कंसोल, अगर मैं गूगल पे दिखाऊं तुम्हें, देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ये इमेज। ये दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा। देखो जब इंस्टॉलेशन हो जाता है ना हार्डवेयर पे EXSI, तो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर तुम्हें ग्राफिकल कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। हेलो, दिख रही है इमेज की नहीं दिख रही? हाँ हाँ, इस तरीके से तुम्हारा जब तुम इंस्टॉल करते हो तो हार्डवेयर मशीन पे इस तरीके से इंस्टॉल हो जाता है टोटल वीएम। और जब तुम उसको पैनल में लेते हो, जब इंस्टॉलेशन पार्ट में लेते हो जहाँ तुम वीएम इंस्टॉल करते हो, तो वीएम इस तरीके से दिखाता है कंसोल। ये ब्राउज़र बेस्ड एक्सेस मिलता है हमें, कि हम उसको अपने नेटवर्क में ब्राउज़रली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ब्राउज़रली हम लोग उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इस तरीके के पैनल मिलेगा तब। अभी हम लोगों का टेस्टिंग पर्पस है, हम लोगों को टेस्टिंग करनी है, किस तरीके से करनी है वो देखना है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे। तो वर्चुअल बॉक्स में भी तुम एक बार मेरे को स्क्रीन शेयर करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे करना है। तुम्हारे पास आईएसओ पड़ी है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर करो एक बार। अब वर्चुअल बॉक्स खोलो। कहाँ चला गया? लगता है डिलीट मार दिया। अच्छा, वर्चुअल बॉक्स डिलीट मार दिया क्या? नहीं, सर्च करो ना, सर्च बार में एक बार सर्च करो। हाँ, नहीं आ रहा ना, शायद डिलीट मार दिया होगा पिछले सेमेस्टर खत्म के बाद, कुछ टाइम पहले किया था ना, तो याद नहीं। हाँ, नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, उसके हिसाब से चलो एक बार, ठीक है। ठीक। अब देखो मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ये एक कंसोल पैनल है टेस्टिंग के लिए, तो हमारे को यहाँ से प्रोसेस करना है। अब हम इसके अंदर जैसे न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस मिलते हैं हमें यहाँ पे।
पहला मिलता है टिपिकल और एक मिलता है कस्टम। ठीक है, टिपिकल पे क्लिक करेंगे अगर हम लोग और नेक्स्ट करेंगे तो क्या देखते हैं कि आईएसओ वगैरह का प्रोसेस दिख रहा है। टिपिकल कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमारे को यहाँ पे करने को मिलेंगी। ठीक है, हम लोग यहाँ सिलेक्शन देंगे कि हम लोगों का लाइनक्स है, रेडिट है, तो रेडिट सेलेक्ट कर लेंगे। 8 इंस्टॉल हो रहा है तो 8 कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे, यहाँ पे हम लोग बताएंगे कि हमारे को वीएम का नाम क्या रखना है। जो यहाँ पे साइड में दिख रहा है ना, ये उबंटू वाला, ये साइड में। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ कट रही है कहीं? हाँ, आ रही है आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे हम वीएम का नाम देंगे। जैसे मान लो क्लास 1 दे दिया, या फिर लाइनक्स क्लास कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम वो पाथ बताएंगे जहाँ पर हमें उसको रखना है। कई बार क्या होता है, हमारे सी ड्राइव में इतना कंजप्शन हो जाता है कि भाई हम उसमें रख नहीं पाते, स्टोरेज नहीं रख सकते वहाँ पे। ठीक है, इन केस ऑफ कंडीशन हमारी वीएम्स वगैरह फुल हो गई तो भाई वहाँ स्टोरेज दिक्कत करेगी। हम लोग, हमारे पास क्या डी ड्राइव में ज़्यादा स्पेस होता है, तो हम उसको एक स्पेसिफाई पाथ भी बताएंगे कि भाई मेरी वीएम को तुम मेरी डी सी ड्राइव में जाओ, वहाँ पर कोई भी नाम की फ़ोल्ड का डायरेक्टरी मिलेगी तुम्हें, उसके अंदर या तो कोई नई डायरेक्टरी बना लो। जैसे मैं यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी बनाता हूँ और मैं कहता हूँ इसे माई क्लास के नाम से बना दी और ओके किया। अब ये मेरी जो वीएम का स्टोरेज है ना, वो सारा का सारा मेरे सी ड्राइव क्लास के अंदर और माई क्लास के अंदर का जो डायरेक्टरी है वहाँ स्टोर होगा। ठीक है, अब मैं इसे बताता हूँ कि मेरी डिस्क का मेरे स्टोरेज कितनी लेगा उस मशीन के लिए। ठीक है, तो अभी 20 को लेके चल रहा हूँ, रिकमेंडेशन के हिसाब से 20 ये अपने आप डिफ़ॉल्ट उठा रहा है। ठीक है, तुम इसमें कोई डिफाइन नहीं करना। तुम इसमें ऐसा भी है, तुम्हारे पास अगर तुम्हें ज़्यादा देनी है तुम ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन नॉर्मल ये समझना कि मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 GB है। ठीक है, लिख के रख लो ये चीज़ कि मिनिमम तुम्हें 10 GB लेके चलना ही चलना है, एवरेज तुम 20 लेके चल रहे हो, और उसके ऊपर तुम जितना तुम्हारा कंजप्शन है, जितना तुम्हारी स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, तुम उसको दे सकते हो। ठीक है, तो मैं 20 करके सिंगल वर्चुअल डिस्क में अपना स्टोरेज का डेटा रख रहा हूँ और नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ समरी दे रहा है कि भाई हमने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करी है। ठीक है, अब ये प्रोसेस है। अब हम कस्टम में देखते हैं क्या क्या प्रोसेस है कस्टम के हिसाब से। कस्टम में जाता हूँ। कस्टम में देखो ये पूरा बता रहा है कि पहले वर्जन कौन सा सिलेक्ट करना है आपको। ठीक है, आपका अगर कोई एक्सरसाइज का ओल्डर वर्जन है तो ओल्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब 16 में मैं नेक्स्ट करता हूँ, और सेम प्रोसेस यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें देख रहा हूँ जैसे उसके अंदर देख रहा था मैं। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली एक आईएसओ का एक पाथ दे सकता हूँ कि मैं यहाँ पे मेरी आईएसओ पड़ी है। हेलो, हाँ, तो मैं डायरेक्टली आईएसओ का पाथ दे सकता हूँ इस चीज़ को। और आईएसओ के पाथ में मैं ये बता सकता हूँ कि एक मिनट, यहाँ से जब मैंने ब्राउज़ किया इसको तो यहाँ पे देखो मेरी कई सारी आईएसओ पड़ी है मेरे पास। एक रॉकी लिनक्स पड़ी है, एक मेरे पास उबंटू पड़ी है, और एक मेरे पास विंडोज़ 10 और 2012 पड़ी है। ठीक है, हेलो, हाँ अब मैं इसको सिलेक्शन कर रहा हूँ रॉकी को। क्यों कर रहा हूँ, अभी मेरे पास आरएचएल की आईएसओ नहीं पड़ी है। तुम्हारे पास आरएचएल की आईएसओ पड़ी है, तुम आरएचएल यूज़ करो। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम फ्लेवर है, कल डिस्कस किया था कि फ्लेवर्स है, सबका बेस क्या है, लाइनक्स। बेसिक कमांड क्या होती है, सेम, सब में सेम होती है। ठीक है, हाँ, तो अब मैं रॉकी लाइनक्स कर रहा हूँ। कमांड का स्ट्रक्चर जो इसमें यूज़ करूँगा सेम एज यूजुअल तुम लाइनक्स में भी यूज़ कर सकते हो, उबंटू में यूज़ कर सकते हो, और अदर फ्लेवर्स में भी तुम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं अगर AX का मिल गया तो AX भी यूज़ कर सकते हो। कमांड बेसिक्स सब में सिमिलरिटीज़ है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर नेक्स्ट करता हूँ, सेम यूजुअल लाइनक्स, और यहाँ पे सिलेक्शन कौन सा करना वो, और फिर नेक्स्ट। ठीक है, नाम बताना है कि मेरी वीएम का नाम क्या होगा।
पाथ बताना है कि ओके। कहाँ रखना है, जिस डेस्क डेस्क का डेटा जहाँ रखना है वहाँ का पाथ बताना है, प्लस फिर नेक्स्ट। उसके बाद मैं बताता हूँ इसे प्रोसेसर। लास्ट टाइम हमने जब टिपिकल यूज़ किया था तो उसके अंदर प्रोसेसर उसने पूछा नहीं हेलो। था। आवाज। हेलो, हम्म। आवाज़ आ रही है ना? अभी कट रही थी आवाज, अब आ रही अब आ रही है है। हाँ। ना? ठीक है। अभी लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था तो उसमें देखा था कि टिपिकल वाले में प्रोसेसर का हमको आउटपुट नहीं शो हुआ। हम्म। प्रोसेसर का आउटपुट हमें शो ही नहीं हुआ था। लेकिन अब हमसे ये पूछ रहा है क्या, प्रोसेसर। हाँ, अब ये चलो। प्रोसेसर हम क्या देने वाले हैं, पहले ये प्रोसेसर के बारे में भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि भाई हम डायरेक्टली प्रोसेसर अगर 3 4 5 अगर इसमें सिलेक्शन दे रहा है और हम लोगों ने 32 सेलेक्ट कर दिया और हमारे पास है ही नहीं, तो क्या होगा? मशीन ये हमारी फिर दिक्कत लोकल है, की स्लो हो दिक्कत जाएगी। होगी सर। हाँ, हमारी मशीन लोकल की स्लो हो जाएगी। तो क्या करना है, पहले अगर तुम टेस्टिंग इन्वायरमेंट में टेस्ट कर रहे हो तो सबसे पहले अपना खुद की मशीन का टास्क मैनेजर खोलना। ठीक है। अब अपने टास्क मैनेजर में ये चेक करना है कि तुम्हारे पास कोर कितने हैं। अब ये कहाँ दिख रहा है, सीपीयू में जाऊंगा तो यहाँ देखो नीचे कोर्स दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो अभी मेरे पास मेरी मशीन में, मेरे लैपटॉप में कितना है, 4। हो सकता तुम्हारे पास इसमें 8 हो, किसी में हो सकता तुम्हारे पास जो लैपटॉप है उसमें 12 कोर हो। ठीक है। तो मैं अपनी मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से दूंगा ताकि मेरी नॉर्मल मशीन भी हैंग ना करे और प्लस मेरी वीएम भी सही से चलती रहे। ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोसेसर 1 है, नंबर ऑफ कोर में 3, अब 4 दे सकता हूँ। ठीक है। अब 3 और 4 में क्यों दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन बनेगा। समझ रहे हो? अब कभी इस चीज को भी हाँ पढ़ाई हाँ, पढ़ ये के दो थे आना। ना। हाँ, 2 थे लेकिन मैं 4 दे रहा हूँ। वर्चुअलाइजेशन में डिवाइड होता है, 1:2 में डिवाइड हो जाता है। मतलब तुम एक एक कोर को 2 कोर में यूज कर सकते हो, सेग्रीगेट हो जाता है। ठीक है। कोर हमेशा डिवाइड होते हैं प्रोसेसर के अंदर। अभी अच्छा, यहाँ पर कहाँ गया नोट तो पैड। चार है तो ये। हाँ, और अब एक चीज और पढ़ना है कि तुम्हें अगर प्रोसेसर प्रोसेसर कोर प्रोसेसर कोर को वर्चुअलाइजेशन में कैसे कन्वर्ट, वर्चुअलाइजेशन में काम कैसे करता है ये समझने की जरूरत है। ठीक है। वीएम्स में मतलब वर्चुअल मशीन्स। ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये पढ़ना है तुम्हें कि प्रोसेसर को वो डिवाइड कैसे करता है, जो कि डिवाइड ऐसे करता है कि तुम्हारे सिस्टम में एक प्रोसेसर है तो उसको डिवाइड बाय 2 में यूज कर सकते हो। ठीक है। नंबर ऑफ 3 में यूज कर सकते हो, लेकिन वो डिवाइड कितने पे कर रहा है उसका लोड उसके हिसाब से बढ़ेगा भी। ठीक है। तो यही चीज पढ़नी है तुम्हें एक बार, और ये चीज अपने से पढ़ोगे तो समझ में ज्यादा आएगा कि कोर्स को कैसे डिवाइड कर रहा है, सेग्रीगेट कैसे कर रहा है, तोड़ कैसे रहा है। और एक अगर मेरे पास कोर है लोकल में तो उसको हेलो कैसे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ, अरे आवाज नेटवर्क, नहीं आ रही है? मोबाइल को नेटवर्क में रखो, मेरी तरफ से भी नेटवर्क सही है। हेलो। नहीं नहीं, मेरा भी सही है। हाँ, अब आ रही है सही। अभी आ रही है ना? ये नहीं बीच तो में। मैं अभी अपना मोबाइल का नेटवर्क कनेक्ट करूँ फिर। हाँ, ठीक है। तो मैं इसमें 4 कोर भी दे सकता हूँ, अब आ रही है। 2 कोर भी दे सकता हूँ। तो इसको 2 पे मैंने रखा और 2 टोटल नंबर ऑफ कोर्स यूज़ कर रहा है और नेक्स्ट कर दिया मैंने इसे। ठीक है। अब ये पूछ रहा है रैम, इससे पहले इसने रैम भी नहीं पूछी टिपिकल वाले में, अब ये मुझसे रैम भी पूछ रहा है। हाँ। अब रैम भी देने से पहले इसमें आ तो 128 GB रक्त रैम है, पर आपके सिस्टम में या 128 GB नहीं है तो आप क्या दोगे इसको, 128 कैसे दोगे? तो वर्चुअल मशीन हमेशा शेयरेबल रैम यूज़ करती है। तो सेम एज यूजुअल टास्क मैनेजर में जाना है। अभी सीपीयू चेक किया था, अब हम मेमोरी चेक करेंगे। अब मेमोरीज के अंदर देखोगे कि हमारे पास अवेलेबल कितनी है। मेरे पास अभी 10 GB रैम अभी अवेलेबल है। 10। ठीक है। तो मतलब मैं 10 के अंदर अंदर अगर कोई यूटिलाइजेशन करता हूँ तो मेरी मशीन और मेरा जो वीएम बना रहा हूँ वो दोनों ही परफेक्ट काम करने वाले हैं। ठीक है। तो अब मैं 4 GB का सिलेक्शन लेता हूँ
कि मेरी 4 बाय की मशीन में अभी मेरा लोड है नहीं इतना, तो मैं टेस्टिंग पर्पज़ के लिए 4 यूज़ कर सकता हूँ। इन केस ऑफ फ्यूचर इन्वायरमेंट में कैसे होता है, कंपनी इन्वायरमेंट में जिस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट जितनी ज़्यादा होगी ना, उसको रैम का यूटिलाइजेशन उतना हाई कंजप्शन हो जाता है, तो हमें वक्त टाइम टू टाइम उसमें रैम इंक्रीज करनी पड़ती है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हार्डवेयर कंसोल होते हैं, हार्डवेयर के अंदर अगर इंस्टॉलेशन है, जो भी हम थोड़ी देर पहले में समझेंगे कि हार्डवेयर कंसोल होता है, तो डायरेक्टली जो कोर मशीन है, अगर हम उस पर डायरेक्टली आईएसओ इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस पर रैम फिजिकली बढ़ानी पड़ती है। ठीक है। अगर हम वर्चुअल कर रहे हैं, वीएम कर रहे हैं, ईएक्सएसआई कर रहे हैं, तो उसमें हम ऑलरेडी 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट या कहीं कुछ ज़्यादा ही ऑलरेडी लेके बैठे होते हैं वीएम पे। बस हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको वर्चुअलाइज में जो इन्वायरमेंट पड़ा है आईएसओ, उसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो बस ये करते हैं हम लोग वर्चुअलाइजेशन में। ठीक है। तो अभी मेरे पास 10 GB रैम पड़ी है, इन केस ऑफ कंडीशन इसमें मुझे अगर कभी कल को 6 GB रैम की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो मैं एडिट करूंगा और एडिट करके 8 GB कर दूंगा, तो सीधा सीधा मेरी मशीन को 8 GB एलोकेट हो जाएगी। सेम एज यूजुअल इन्वायरमेंट कंपनी के में भी ऐसे ही होता है। वीएम के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर्ड है, वी सेंटर वगैरह प्रॉपर यूज होता है, और वहाँ से प्रॉपर काम होता है, और हर मशीन को अपना एक वीएम एलोकेट होता है, और वो वहाँ से हार्डवेयर रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अभी मैं 4 लेकर के चल रहा हूँ, नेक्स्ट कर रहा हूँ। और अब आता है नेटवर्क का पार्ट। टिपिकल में नेटवर्क भी नहीं यूज पूछा था उसने हमसे। अब नेटवर्क का पार्ट भी क्यों समझना ज़रूरी है, नेटवर्क में भी हमारा इंटरनल मशीन जो लोकल मशीन है, वो कहीं ना कहीं से जाकर के तो इंटरनेट पे कनेक्ट करेगी ना। तो मैं थोड़ा सा हाईलाइट बता रहा हूँ, और तुम्हें इन नेटवर्क्स में भी ना कुछ चीज़ें पढ़नी है। क्या क्या पढ़ना है थियोरेटिकली में चीज़ें, थोड़ा सा एक नेटवर्क के पार्ट में, नेटवर्किंग के पार्ट में तुम्हें क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है तुम्हें खुद के एंड से। एक ब्रिज नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, एक ब्रिज क्या होता है, एक नेट क्या होता है। नहीं समझ में आएगा नेक्स्ट क्लास में पूछना, बताऊंगा। ठीक है। नेटिंग क्या होती है, होस्ट क्या होता है, होस्ट की जो है, अरे क्या है, ठीक है, होस्ट कैसे काम करता है, और तुम्हारा लोकल एक लोकल है, एक मिनट, होस्ट है, नेट है, लोकल है, एक लोकल भी होता है, देखना एक बार, लोकल होता है, आई थिंक रिमेंबर नहीं आ रहा, नेटिंग ही होती है, ब्रिज होस्ट नेटवर्क। चलो अभी 3 के बारे में पढ़ो। ठीक है, एक मिनट रुको, इसके अंदर कितना दिखा रहा है। अच्छा, ये डू नॉट नेटवर्क यूज का, ये वाला केस छोड़ते हैं, इसमें मतलब अडेप्टर अटैच नहीं होगा, डायरेक्टली मशीन तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है। इन तीनों के बारे में थोड़ा सा समझने की जरूरत है तुम्हें कि 3 क्या क्या काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, नेट। ठीक है। और ब्रिज। अभी मैं ब्रिज के बारे में अंडरस्टैंडिंग बता दूं तुम्हें। ब्रिज क्या कर रहा है, सिलेक्शन में तुम्हारी जो मशीन क्रिएट होगी वो तुम्हारे राउटर से कनेक्ट हो जाएगी डायरेक्टली, तुम्हारा फिजिकल अडेप्टर यूज करते हुए। ठीक है। और कौन सा फिजिकल अडेप्टर यूज करेगी, ये वाला। तुम्हारी जो लोकल मशीन में जो अडेप्टर लगा हुआ है वो वाला यूज करेगा, ये वाला, जैसे ये वाला क्रॉस आ रहा है ना, इथरनेट। हाँ इथरनेट क्रॉस आ रहा है ना, हाँ केबल इथरनेट क्रॉस आ रहा है ना। अगर मैं इसमें तार लगा दूंगा और उसमें वहाँ वो ये बोलूँगा कि ब्रिज, और ब्रिज में क्या करना है, इथरनेट यूज़ करना है। और कैसे बोलूँगा, जब यहाँ पर है और मैं यहाँ एडिट पे जाऊँगा, अभी एक मिनट रुको, इसको वीएम में बताते हैं। एडिट में जाऊँगा और एडिट में जाने के बाद मैं वर्चुअलाइजेशन को ये बोलूँगा कि मेरा जब भी ब्रिज सिलेक्शन होगा तो मेरे इथरनेट से कम्युनिकेशन देगा, वहाँ से अगर आ रहा आउटपुट तो मेरी मशीन को क्या मिलना चाहिए, आईपी मिलना चाहिए, उस नेटवर्क से मिलना चाहिए। ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे फॉलो होगा इसका, अब इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉलो होगा कि ब्रिज का तुम्हारा, एक मिनट, ब्रिज का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से फॉलो होगा। तुम्हारे घर के अंदर एक राउटर लगा हुआ है, ठीक है, ये एक राउटर लगा हुआ है तुम्हारा। ठीक है।
इस राउटर के अंदर तुम्हारा क्या काम आ गया, तुम्हारे उसके राउटर के नीचे लगता है स्विच, ठीक है। लेकिन अगर तुम देखोगे तुम्हारे घर में राउटर से सीधा तुम मोबाइल कनेक्ट कर लेते हो, कर लेते हो। हम्म। अब राउटर से डायरेक्ट मोबाइल कैसे कनेक्ट हो रहा है, वो एक आईपी दे रहा है तो जाके मोबाइल कनेक्ट हो रहा है। कभी भी तुम चेक करोगे ना मोबाइल को या किसी भी डिवाइस को, हर किसी को एक आईपी असाइन होती है, ठीक है। तो जो आईपी असाइन करने का काम करता है वो करता है डीएचसीपी। तो हर राउटर के पास अपना क्या होता है, डीएचसीपी, ठीक है। इसके बारे में तुम्हें बीटेक वगैरह में ही पढ़ाया गया होगा, ठीक है। बट ये डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है। एक प्रोटोकॉल क्या काम करती है, जितने भी उसके कनेक्टिविटी देते हैं नेटवर्क में से, वो उसको आईपी एड्रेस असाइन करता है, कम्युनिकेशन अलाउ कराता है, ठीक है। अब राउटर से तुम अपना डिवाइस कनेक्ट करते हो, ठीक है। राउटर से तुमने अपना डिवाइस कनेक्ट किया। अब डिवाइस पे तुम्हें एक पर्टिकुलर, हर किसी को एक आईपी एड्रेस मिलता है, लोकल 192.168.0.1 या फिर 100, ठीक है। अब जब हम नेटवर्क पढ़ेंगे तो नेटवर्क में हम कुछ चीज़ें हाईलाइट समझेंगे। क्या, नेटवर्क के केस में हम लोग कुछ एक ये चीज़ें भी समझेंगे कि डीएचसीपी कैसे काम करता है, ठीक है, डीएनएस कैसे काम करता है, ठीक है, और प्लस आईपी हम लोग कैसे असाइन करेंगे। आईपी में भी ऐसा नहीं है कि हम 192 लोकल में यूज़ करें तो 192 ही यूज़ होगा, नहीं, हम लोग एज पर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेटवर्क का कोई एक सीरीज ऑफ आईपी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो कन्फ्लिक्ट ना करे वाया थ्रू द इंटरनेट, ये ज़रूरी है। तो तुम्हें एक चीज़ और पढ़नी होगी कि स्टैटिक आईपी, पांचों क्लास के अंदर 5 क्लास होती है ना, ठीक है, 5 क्लास होती है आईपी की, ठीक है। उस 5 क्लास में से मुझे फ्री आईपी की लिस्ट निकालनी होगी आपको, फ्री आईपी रेंज, ठीक है, वो लिस्ट पता करनी है अब आपको, ठीक है। फ्री आईपी की रेंज पता क्यों करनी है, क्योंकि हम हर बारी 192 यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को कंपनी बेस के इन्वायरमेंट के हिसाब से भी समझना है, ठीक है। तो कुछ कंपनियों में 192 भी यूज़ होता है, 10 डॉट की सीरीज़ भी यूज़ होती है, 172 भी यूज़ होती है। और ये कई कई जगहों पे जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना, तो वहाँ हम देखेंगे भी ये चीज़ कि क्लाउड में जब हम लोग अपनी मशीन बना रहे हैं, तो वहाँ पे जब हमारे को लोकल आईपी असाइन हो रही है तो वो हमें 172.16 हो रही है। और जब हम लोकल में बना रहे हैं तो हमारे राउटर से हमें आईपी एड्रेस क्या असाइन हो रहा है, 192.168 यूज़ हो रहा है। जब कंपनी में हम जाएंगे तो कंपनी में हम देखेंगे कि कई जगहों पे भाई सब ये 10.0 की सीरीज हो रही है, 10.1 सीरीज भी यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसलिए फ्री आईपी रेंज तुम्हें इसको निकाल के अपने पास रखना है, और मैं जब पूछूंगा कि कौन कौन सी रेंज है तो तुम उस टाइम पे मुझे ट्रिगर करके बताओगे कि मेरे पास ये डेटा निकल रहा है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक। डिवाइसेस में आईपी एड्रेस समझ में आ गया। हाँ। अब नेटवर्क के अंदर ब्रिज कम्युनिकेशन कैसे कर रहा है, हमने डिवाइस में आईपी एड्रेस मिला और आईपी एड्रेस से हमारा एक काम कर रही है वीएम, इंटरनल वीएम। ये हमारा मशीन के अंदर डला हुआ वीएम है, ठीक है। वीएम वेयर जो है हमारा, वीएम वेयर क्या करता है, एक लोकल एनआईसी से तुम्हारा पोर्ट डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देगा वीएम को। अभी जब तुम यहाँ पे, मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करके अभी इसको भी पोर्ट भी बताना पड़ेगा ना तुम्हें, रुको। ये हमारी क्या है, मान लो हमारी है, ये है विंडोज़ मशीन, ठीक है। ये हमारी विंडोज़ मशीन है, इसमें हमारे पास एक पोर्ट लगा हुआ है, पोर्ट लगा हुआ है एनआईसी का, एनआईसी कार्ड लगा हुआ है,
ठीक है, एनआईसी कार्ड हमारा किसी नाम से लगेगा, मान लो इथर लगा हुआ है, ठीक है। तो इथरनेट हमने अभी देखा विंडोज़ में, नाम देखा था। हम्म। ऐसे ही जब हम वीएम में जाएंगे तो वीएम के अंदर जब हम आर मशीन को इंस्टॉल करेंगे, वीएम के अंदर आर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो पोर्ट असाइन होगा वो होगा इथर, या फिर तुम्हारा ETH 0, या फिर तुम्हारा एक और होता है वो भी देखेंगे जब तुम आर इंस्टॉल करोगे तो, ठीक है। तो कुछ नेमिंग कन्वेंशन होते हैं जो हम चेक करेंगे बाद में। अब ब्रिज कम्युनिकेशन डायरेक्ट एनआईसी को, ये वाली एनआईसी को उठा करके कहाँ लाके पटकता है, वीएम पे ब्रिज बना देता है डायरेक्टली वीएम और फिजिकल एनआईसी के बीच में, ठीक है। और डायरेक्टली इसको असाइन हो जाती है एक नई आईपी, वो पुरानी मशीन की आईपी यूज़ नहीं करेगा, 192.168.0.101 यूज़ कर लिया इसने, ठीक है। तो वीएम जब हम इंस्टॉल करेंगे तो ये ब्रिज कम्युनिकेशन इस तरीके से काम करेगा। अब इसका बीच का जो केस है ना, ये ख़त्म कर देता है तुम्हारा ये। अब डायरेक्ट वीएम और एनआईसी के बीच में बात होती है, ठीक है। अब एनआईसी डायरेक्टली कहाँ जाके कम्युनिकेट कर रही है, तुम्हारे राउटर से, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब यहाँ पर हमने ब्रिज सेलेक्ट किया। अब ब्रिज सेलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या कम्युनिकेशन लेवल दे रहे हैं, आईओ पोर्ट्स दे रहे हैं। पोर्ट्स का क्या मतलब है कि पोर्ट्स हमारा इसमें काम कर रहा है आईओ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब डिस्क जो हमारी यूज़ होगी किस लेवल पे यूज़ होगी, आई इसका जी जो एडवांस लेवल है, ठीक है, वो हार्डवेयर कोर लेवल पे समझी जाती है, ठीक है। अगर तुम सॉफ्टवेयर लेवल और अपर लेवल पे जा रहे हो तो तुम्हें आइसकजी वगैरह की नीड नहीं होगी, लेकिन बैकएंड समझ में आना चाहिए तुम्हें कि ये पता है कि एक पोर्ट का कम्युनिकेशन स्कजी बेस होता है, ठीक है। उसमें जितनी आइसकजी तुम्हारे एक पोर्ट से मल्टीपल हार्ड ड्राइव कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है, तो उसे आइसकजी स्कजी के तौर पे डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अभी LIC लॉजिक करके ये नेक्स्ट कर रहा है और उसके बाद डिस्क सेलेक्ट कर रहा है, डिस्क का टाइप सेलेक्ट कर रहा है। कभी तुमने देखा होगा साटा यूज़ होती है, ठीक है, कहीं कहीं पे आईडी यूज़ हुआ करती थी, IDE सबसे पुरानी डिस्क है IDE, ठीक है। उसके बाद अभी स्कजी बात करी हमने, स्कजी में क्या होता है, सर्वर लेवल पे स्कजी यूज़ होती है, स्कजी डिस्क यूज़ होती है थोड़ा सा ट्रांसमिशन के लिए, हाई स्पीड के लिए, इस तरीके के लिए हार्डवेयर लेवल पे स्कजी भी यूज़ होती है। स्कजी कई बार ये भी यूज़ होती है कि तुम्हारा एक जगह सेंट्रलाइज स्टोरेज है, स्टोरेज एक जगह पे रखा हुआ है, वहाँ से डेटा आ रहा है तो स्कजी स्टोरेज के थ्रू आएगा, ठीक है। तो स्कजी कैसे काम कर रही है, एक जगह पर तुम्हारी स्टोरेज पड़ी है, वहाँ से डेटा आ रहा है, ठीक है, तुम्हारी डिस्क वहाँ से स्टोरेज आ रही है। वो भी हम लोग एक स्कजी आइसकजी बनाएंगे इन फ्यूचर। तो आइसकजी से हम लोग ये भी समझेंगे कैसे वो आइसकजी डेटा ट्रांसमिट करे स्टोरेज, जबकि हमारे सिस्टम में लोकल में सिर्फ 20 GB डली हुई है, लेकिन फिर भी हमारी मशीन के अंदर 100 1 टेराबाइट 2 टेराबाइट का डेटा फिर भी आ रहा है और उसी में ही स्टोर कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एक्चुअल में वो डेटा स्टोरेज लेवल पे आता है। तो स्टोरेज का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो अपना पूरा एक काम करता है, जो तुम्हें सिर्फ स्टोरेज असाइन करने के लिए काम करता है। तुम्हारी मशीन को एक अलग से स्टोरेज मिलती है नेटवर्क लेवल स्टोरेज पे, ठीक है। अब साटा तुम्हारे लोकल में आती है, थोड़ा सा IDE से एडवांस है साटा, ठीक है। साटा में थोड़ा सा एडवांस है, स्पीड अच्छी मिल जाती है, ठीक है। और आजकल की डेट में NVMe यूज़ हो रही है, नॉन वॉलेटाइल। इसके अंदर हाई बैंडविड्थ कंजप्शन में, मतलब हाई डेटा ट्रांसमिशन होता है। जब तुम्हारा रीड और राइट का प्रोसेस होता है ना, वो तेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई, उसमें जल्दी डेटा राइट होता है और स्पीड स्लोनेस का इशू कम हो जाता है, ठीक है। तो रेकमेंड हमें कर रहा है NVMe, और साटा भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, IDE भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं इसकी रिकमेंडेशन की जगह साटा यूज़ करके अगर मैं आगे बढ़ाता हूँ, तो अब हमें ये पूछता है कि डिस्क जो हमने वहाँ पर 20 GB 30 GB दी थी वो एक ही जगह में देना है या कैसे देना है, मल्टीपल में देना है। तो मैं यहाँ पे आ रहा है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, मतलब अभी मेरी ये डिस्क है वो मेरे पर्टिकुलर स्टोरेज से काट के लोकल में मेरे पास जो RHL इंस्टॉल होगी उसमें स्टोर हो जाएगी एक सिंगल अलग से। वो ऐसा शेयर्ड यूज़ नहीं होगी कि मान लो मैंने 20 दे रहा हूँ तो 30 यूज़ कर ली मैंने, नहीं, स्पेसिफिक साइज़ दे रहा हूँ मैं और उसको यूज़ करना है।
ठीक है। और एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क करना है तो जो अगर यूज एन एग्जिस्टिंग मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास अगर कोई डिस्क पड़ी है तो वो तुम बताओ, मैं वहां से यूज कर लूंगा, ये वो कहना चाहता है। ठीक है। हाँ। और यूज है फिजिकल के लिए, मतलब मेरे पास एग्जिस्टिंग मेरे सिस्टम में जो फिजिकल हार्ड ड्राइव लगी हुई है वो फिजिकल डिस्क यूज करनी है, एंटायर फिजिकल डिस्क, तो वो यूज करके देगा। ठीक है। तो मैं अब चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एक स्पेसिफाई चाहिए। क्यों? क्योंकि एक कंपनी इन्वायरमेंट में फिजिकली लगी तो होती है लेकिन हम उसको स्पेसिफिकली हम लोग असाइन लेते हैं। ठीक है। तो हम उसके हिसाब से करेंगे। तो मैं क्रिएट वर्चुअल मशीन कर रहा हूँ। अब देखो, अब ये मुझसे पूछ रहा हूँ कितना स्पेस काटना है। टिपिकल में भी हमसे इसने ये पूछा था कि कितना स्पेस काटना था। ठीक है। तो अब ये 20 GB मैंने बताया कि हम लोगों के लिए नॉर्मल लेके चल रहा है। 10 GB मिनिमम ज़रूरत है ही है, 15 GB भी चलाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज फुल हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। मशीन हैंग करेगी, स्लो करेगी, डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, डिस्क यूटिलाइजेशन फुल का एरर फेंकने लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए रिकमेंडेशन में 20 GB नॉर्मल लेके चलो, कुछ स्पेस बचेगा, कुछ नया डेटा डालना है तो यूटिलाइजेशन में हो जाएगा। ठीक है। तो सेम एज यूजुअल इसको सिंगल स्टोरेज में रख करके हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो डिस्क बनाएगा वो किस नाम से बना रहा है, ठीक है, वो बता रहा है। वीएम के अंदर VMDK ये एक डिस्क की पार्टीशनिंग नेम है। ठीक है। जिस नाम से वो डिस्क बनाता है स्टोरेज के लिए। अब इसको हम लोग अगर कहीं और पाथ पे रखना चाहते हैं तो ब्राउज करेंगे और उसको उस पर्टिकुलर पाथ की लोकेशन दे देंगे, वो वहीं से उठाएगा डिस्क को। आवाज़ आ रही है ना रोहन? हेलो? तो अभी इसके अंदर मैंने ये बोला कि डिस्क जब हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग पर्टिकुलर फाइल का डिस्क का पाथ कहीं और भी दे सकते हैं। ठीक है। VMDK डिस्क का एक्सटेंशन है जो VM यूज़ करेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको हाँ क्या? इसे बैक वाला करना जो स्टोरेज वाला बता रहा था, वहां पर अटक गया था। ये वाला ना? हाँ हाँ यार। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ तुम्हारे को डिस्क का यूटिलाइजेशन का स्पेस बताना है। ठीक है। वो स्पेसिफाइज डिस्क का स्पेस 10 GB मिनिमम रख के चलना है। 20 में रिकमेंड करके लेके चल रहा है, उतना कम से कम ज़रूरी क्यों है? क्योंकि तुम्हें इन केस ऑफ कंडीशन कल कुछ कोई डेटा रखना पड़ता है तो वहाँ पर तुम्हें हेल्पफुल रहेगा, नहीं तो तुम्हें बाद में एक नई स्टोरेज ऐड करनी पड़ेगी और हो सकता है पुरानी स्टोरेज में एरर रिफ्लेक्ट करने लग जाए कि वो डेटा कंजप्शन एरर देने लग जाएगा कि डेटा फुल हो गया, फिर खाली करना, बार बार खाली करना, ये होगा केस। ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास स्पेस है तो तुम 20 रिकमेंडेशन में लेके चलो, अगर उससे तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो तुम उससे ज़्यादा भी लेके चल सकते हो, लेकिन ISO बेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 ज़रूरी है। इन फ्यूचर तुम्हें डिस्क की और रिक्वायरमेंट है, हम और ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, और ऐड कर सकते हैं वो हम। लेकिन स्टोरेज का पार्ट जब हम डिस्कस करेंगे, पार्टीशनिंग बनाएंगे, तब देखेंगे कि कैसे कैसे पार्टीशनिंग बन रही है और कैसे इंस्टॉलेशन का पार्ट अलग से हो रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। ये डिस्क किस नाम से बन रही है स्टोरेज के लिए वो बता रहा है। हम चाहें तो इसे ब्राउज करके किसी और पाथ में दे देंगे तो ये वहाँ बन जाएगी। ठीक है। तो अभी जहाँ पे हमारी VM पड़ी है हम सेम डायरेक्टरी में इसको रख के चल रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब समरी दिखा रहा है कि हमने क्या क्या सिलेक्शन किया है, क्या क्या यूज़ किया है और क्या हम इस प्रोसेस को यूज़ करके लेके चल रहे हैं। ठीक है। अब फिनिश करते हैं। अब जैसे फिनिश करूँगा तो अब मेरे पास लिस्ट आ गई। अब लिस्ट में मैं कुछ चाहूँ एडिट करना तो एडिट यहीं से कर सकता हूँ। ये एडिट का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ से गलती से मैंने कोई सिलेक्शन दे दिया गलत, मैंने मान लो रैम दे दी उसको थोड़ी कम, अब मुझे चाहिए ज़्यादा देनी है उसको रैम। ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैम के ऑप्शन में मेमोरी वाले सिलेक्शन दूंगा और यहाँ से मैं डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ। हेलो? हाँ हाँ। हाँ ठीक है ना, सब कुछ आवाज़ तो नहीं कट रही ना? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया। ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली बढ़ा सकता हूँ रैम वगैरह। तो प्रोसेसर में मैंने मान लो कुछ अप डाउन कर दिया गलती से, मेरे को पता चला बाद में कि भाई नहीं, मेरा प्रोसेसर ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार, मेरा ना 1 कोर लेके चलना है, 2 कोर में नहीं लेके चलना है, तो मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ 1 कोर पे। ठीक है। हाँ ठीक है। और वर्चुअल मशीन में यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो अब मेरी मॉडिफिकेशन उसके हिसाब से हो गई है।
ठीक है, अब इसके अंदर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अब सीडी ड्राइव अगर कई बार हम लोग अटैच करना रह जाता है, कई बार हम लोग इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन इंस्टॉल नहीं होता, तो हम सीडी ड्राइव वाले ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे कि पहले फर्स्ट टाइम में ये यहाँ अटैच है कि नहीं है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ पे सिलेक्शन दिया और ओके किया। जो कैमरा अटक रहा है क्या? अच्छा। हम्म, ठीक है, तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ। हमने आईएसओ अटैच कर दी है, हमने सब कुछ नॉर्मल देख लिया इसके अंदर है, अब हम इसको ऑन कर रहे हैं। अब ऑन करने के बाद ये प्रोसेस दिखाएगा हमें, ये बूट होता है, बायोस होता है, ये भी हम समझेंगे बायोस में हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे। अब ये वाली स्क्रीन आ जाती है, जैसे हमने आईएसओ अटैच किया तो ये स्क्रीन आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब इसमें से 3-4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शंस को थोड़ा सा समझते हैं पहले है क्या। पहला ऑप्शन सिर्फ इंस्टॉलेशन करेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इंस्टॉलेशन कर देगा, उसे कोई मतलब नहीं मशीन में कैसा टेस्ट हो रहा है, केस है क्या नहीं है, कंपेटेबल है या नहीं है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो सिर्फ डायरेक्ट सेटअप प्रोग्राम दे देगा तुम्हें, तुम इंस्टॉल करो। ठीक है, दूसरे केस में टेस्ट मीडिया, पहले मीडिया चेक करेगा कि तुम्हारी आईएसओ जो मीडिया है वो ठीक है कि नहीं है, तुम्हारी वर्किंग एबल कर सकती है कि नहीं कर सकती है, तुम्हारे हार्डवेयर कंपेटेबल में है या नहीं है, सब चेक करेगा। चेक करने के बाद जा करके वो इंस्टॉलेशन विंडो देगा तुम्हें। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मोड है शायद ये सिंगल यूज़र मोड है। ठीक है, या तो एक बार इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर ये फीचर एक्स्ट्रा इसमें दिख रहा है, अभी रॉकी वाले में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आरएचएल में इंस्टॉल करोगे तो ज़्यादातर तुम्हें 2 ही ऑप्शन नज़र आएंगे और एक तीसरा आएगा ट्रबल शूटिंग मोड। ट्रबल शूटिंग मोड पे क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शंस इस तरीके से आएंगे कि सिंगल यूज़र मोड में जाकर के तुम्हें पासवर्ड ब्रेक करना है, इन केस ऑफ कंडीशन तुम भविष्य में पासवर्ड भूल गए, या तुम्हारे को कुछ चेंजेस करना है, तुम्हारे को कुछ एरर आ गया तो तुम्हें ट्रबल शूट करना है, या कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए ट्रबल शूटिंग मोड ये हमारे को मिलता है। ठीक है, अब रिटर्न टू मेन्यू में जा करके हम लोग फिर इसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे कि हमारे पास अभी तक कोई आईएसओ ऑलरेडी इंस्टॉल है नहीं, पहली बात, और हमारे को पता है कि हमारी कंपेटिबिलिटी इश्यूज नहीं है, तो हम लोग करेंगे आगे। तो हम पहले वाले ऑप्शन को लेकर के सेलेक्ट करके एंटर करेंगे। अब ये देखो यहाँ पे डॉट डॉट आ रहा है, अब ये डॉट डॉट क्या कर रहा है, प्रोसेस करना शुरू कर दिया इसने, देख रहे हो। अब ये आईएसओ से बूट उठाएगा, फाइल उठाएगा, कोई एरर होगा तो एरर यहीं एरर दे देगा। ठीक है, और अगर एरर नहीं हुआ तो ये अगले स्टेप पे ले जाएगा सीधा सीधा। और ये प्रोसेस कैसे होता है ये भी समझना ज़रूरी है कि बूट लोडर समझेंगे हम बाद में। ठीक है, अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम अपने एंड से एक बार पढ़ लो, लेकिन हम बाद में समझेंगे इस चीज़ को भी। बूट लोडर, ठीक है, बूट लोडर में हम लोग क्या समझेंगे कि जब एक मशीन स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होने के बाद वो कहाँ पे जाती है और कहाँ से वो कौन सी फाइल उठाती है, और उस फाइल को रीड करने के बाद क्या अगला स्टेप लेती है, और अगर वो कोई एक फाइल मिस होती है उसके लिए तो वो उसके बाद क्या टास्क परफॉर्म करता है, क्या एरर जनरेट करता है, क्या ट्रबल शूट करना पड़ता है, हम ये सब समझेंगे इस चीज़ को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, तो बूट लोडर तुम्हें पता होगा तो ही तुम ट्रबल शूट लेवल तक जा पाओगे कि तुम्हें कहाँ जा कर के क्या ठीक करने की ज़रूरत है, एरर पता होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कह रही है, उसने कुछ फाइल पाथ ढूंढे नहीं मिले, और उसके बाद फिर भी उसने कुछ और प्लगइन्स वगैरह देख रहा है, उसे ओके कर रहा है उसने, और ये अब प्रोसेस करेगा आगे।
ठीक है, सारे प्रोसेसिंग करी, इसे मिला, अभी अपने अपनी सारी फाइल्स और रीडायरेक्ट करेगा। अब ये जितनी भी फाइल्स है ना, इसमें कर्नल लोड हो रहा है, इसमें फाइल बूट लोडर लोड हो रहा है, फाइल के बूट लोडर का प्रोसेस यूज़ हो रहा है हर एक चीज़ में। ठीक है, अब बूट लोडर स्पेसिफाई क्या होता है, जब हम प्रॉपर बूट लोडर को समझेंगे ना तब पता चलेगा हमारे को यहाँ पे इनिट आईडी क्या है, रिमोट क्या कर रहा है, प्लग इन डिवाइस मल्टीपाथिंग क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ ज़रूरी है मशीन को इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ में देखोगे ना कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर ही रहा है, कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहा है, कुछ यूज़र बना रहा है, कुछ डेटाबेस यूज़ कर रहा है, कर्नल यूज़ करेगा, हर चीज़ यूज़ करेगा, हर चीज़ को सेटअप देखेगा, चेक करेगा, कुछ एरर होगा ना तो ये ओके की जगह फेल्ड दिखा देगा यहाँ पे। और वो फेल्ड अगर इसकी रिक्वायरमेंट में है तो आईएसओ इंस्टॉल नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हमें उसको बग करना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा, फिर हमारी आईएसओ इंस्टॉल होती है। अभी फर्स्ट टाइम वाले में आपको भी इशू नहीं आएगा, कुछ इशू आता है तो मुझे बताना, तब करें उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आईटी डिपार्टमेंट की है ये सैलरी बतानी है फॉर्मर डायरेक्टली की है सब डायरेक्टली फॉर्मर की है ये सैलरी आईटी की तो बतानी है। ठीक है, इसे होने देते हैं अभी पहले, और फिर कुछ और पढ़ते हैं। The question is कि आपको आईटी डिपार्टमेंट की हाईएस्ट सैलरी बतानी। अब इधर 0 ये हो गया। रोहन म्यूट करो यार एक बार अपने एंड से ना, थोड़ा म्यूट करो। ठीक है, जब बोलना होगा ना तो फिर पूछूंगा, तब बोलना अनम्यूट कर करके। ठीक है, अभी अगला कुछ और आज के टॉपिक में पीएक्सी बूट हमने पढ़ लिया। ठीक है, रोहन हेलो, रोहन हाँ मैं कह रहा हूँ म्यूट कर लो, अगर कुछ पूछना होगा ना तो अनम्यूट करके पूछना। ठीक है, ठीक। हाँ इंस्टॉलेशन के टाइप हमने देख लिए, सूडो परमिशन देख लिया हमने थोड़ा सा अभी, आरपीएम बाइनरीज इंस्टॉलेशन। ठीक है, आज हम इंस्टॉलेशन ही तक ही रखते हैं। ठीक है, ठीक। बाकी का टॉपिक ना कमांड लाइन वगैरह हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, थोड़ा सा एडवांस। और इंस्टॉलेशन करना और घर पे बैठ के भी इंस्टॉलेशन करना, मुझे पता है एक एरर आएगा, वो एरर पहले तुम खुद से ढूंढना कैसे करना है, नहीं समझ में आए फिर पूछना, मैं बताऊंगा कैसे सॉर्ट आउट होगा वो एरर, और वो वीएम इंस्टॉलेशन के टाइम पे आएगा ही आएगा। अच्छा ठीक है, कोशिश ये करो कि VMware को इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड। ठीक है, VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, नहीं मिलता तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है, वर्जन प्लस की भी पड़ी है, की के साथ तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकॉम वाले पे जाना, वहाँ से VMware का एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड में मिलना चाहिए, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एक बार। डाउनलोड कोई नहीं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा तुम्हें। ठीक है, पहले कोशिश करना का तुम्हें मिल जाएगा तो डाउनलोड करना, VMware वर्कस्टेशन डाउनलोड करना है, ये याद रखना। अब ये कहाँ तक पहुँचा, नहीं तो सामने लगाते हो वैसे ही मैसेज लगाना है।
Correct. और एक चीज़ और, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दे देता हूँ, तुम्हें एक लिंक दे देता हूँ मैं। मेरी एक वेबसाइट है, पोर्टल डॉट टेक्सीवो नहीं है, टेक्सीवो.com, ये एक वेबसाइट है, ठीक है। क्रेडेंशियल मैं प्रोवाइड कराता हूँ तुम्हें, लॉगिन करना सीधा यहाँ पे जा कर के, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे मैंने क्रेडेंशियल बना रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पर एक आरडीपी फाइल मिलेगी तुम्हें, रोहन, हेलो। हाँ हाँ। यहाँ पे तुम्हें एक आवाज। आरडीपी फाइल मिलेगी, आरडीपी फाइल को डाउनलोड लगाना। ऊपर जैसी डाउनलोड होगी फाइल, उसको क्लिक करके जस्ट ओपन करना अपनी आरडीपी फाइल को, ठीक है। ओपन करना, कनेक्ट करना से पहले यहाँ पर ऑप्शन देख लेना कि क्या क्या क्लिपबोर्ड वगैरह आ रहे हैं, और कनेक्ट कर लेना, ठीक है। कनेक्ट करोगे, अभी मशीन बंद कर रखी है मैंने, मशीन चालू कर दूंगा तुम्हारे इससे में, और जैसे ही तुम कनेक्ट करोगे ना तो तुम्हें एक्सेस मिल जाएगा। अभी मैं तुम्हें दिखाया था ऑन करके एक बार। 91 तो ओवरऑल सबसे हाईएस्ट होगा ना। एक होता है मैक्स, मैक्स क्या करता है, ओवरऑल सबसे हाईएस्ट बताता है विदाउट हैविंग एनी कंडीशन, और एक होता है मैक्स या फिर कंडीशन है उसमें से हाईएस्ट बताएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी, यहाँ पे कंडीशन थी कि आपको हाईएस्ट सैलरी देखनी है, बट किसकी देखनी है, आईटी की ही देखनी है। आईटी के अंदर 10 लोग होंगे तो उसमें से तब की हाईएस्ट वाली सैलरी कितनी है आईटी में, यहाँ पे वो मैक्स की है। नहीं, मैक्स को क्या बोलते हैं, विदाउट कंडीशन ऑन कर दिया मैंने, अभी इसको दोबारा क्लिक करके एग्जीक्यूशन लोगे तो कनेक्ट होगा। रुको दिखाता हूँ। मैक्स को बिना कंडीशन के हाईएस्ट बताता हूँ, बट यू हैव अ कंडीशन ओवर एरो ना, ओनली मैक्स आईटी का ही जानना है। हो रहे मेरे क्वेश्चंस दिक्कत आ रही थी क्यों? अभी देखो ये इंस्टॉलेशन भी आ गया है। अभी ऑन हो रही है मशीन, उसको भी दिखाता हूँ, लास्ट में दिखाता हूँ तुम्हें। इसके अंदर अब सिलेक्शन में इंग्लिश करना है, लैंग्वेज स्पेसिफाई करना है, तो तुम्हारे को वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। इंग्लिश इंडिया किया, इसको बड़ा कर देता हूँ एक बार, ठीक है। कंटिन्यू करोगे नीचे से, इसमें मशीन स्लो हो रही है मेरी थोड़ी सी। कंडीशन क्या है कि यही चीज अगर ग्रेटर देन जाएगा वेट करो, थोड़ा सा ना इसमें स्लोनेस आ रही है तो इस वजह से आ रहा है, रैम थोड़ी और ज़्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अब मशीन ऑन हो गई है। जैसे मैंने उस पर क्लिक किया है ना, तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड डालूंगा जो मैंने पोर्टल पे लॉगिन किया है, सेम जो पासवर्ड प्रोवाइड करूँगा वही पासवर्ड डलेगा यहाँ पे भी, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट करूँगा तो मेरे पास मेरी कंसोल आ जाएगा, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को डायरेक्टली एक्सेस मिल जाएगा, तुम इसके अंदर प्रोसेस कर सकते हो। यहाँ पर अच्छा खासी रैम अलॉट करा दूंगा मैं,
ठीक है, तुम इसके अंदर यूज़ केस में आराम से वीएम की प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई स्पीड का इशू भी नहीं आएगा। और कंडीशन में जैसे अभी मेरे को आ रहा है ना, वहाँ पे इंस्टॉलेशन का टाइम पे इशू आ रहा है, तो इंस्टॉलेशन का टाइम पे इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा मेरा। ठीक है, देखो अभी नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट हुआ ना, अब जाके अब इसके अंदर देखो, जब भी तुम्हारे को ये दिखे एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि उसके अंदर इशू है, दिक्कत है, तभी वो आ रहा है। अब उसको ठीक करना है, तभी वो आगे प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब मैं इस पे जाता हूँ इसके अंदर। अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्क अटैच करी थी जो मैंने 20 GB की, वो शो हो रही है। ठीक है, तो डिस्क के अंदर मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं एक एक माउंट पॉइंट क्या है, एक एक फाइल सिस्टम को मैं पर्टिकुलर स्पेस का साइज़ दूँ कि 10 GB इसको, 5 GB इसको, फलाना को 10 GB, फिर इसको 1 GB 2 GB, इस तरीके से डिसएग्रीगेट कर दूँ। एक ऑप्शन ये है। दूसरा कि मैं एंटायर ही डायरेक्टली पूरे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को दे दूँ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है। तो मैं अभी एंटायर लेके चलूँगा, और जब मैं स्टोरेज का फाइल सिस्टम समझाऊंगा ना, तब मैं समझ में आएगा कि हम लोग उसको सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और क्यों रिक्वायरमेंट क्यों है। अभी मैं सिर्फ इस पर टिक ओके है मेरा, मैं इसको डन करूँगा 2 बार। ठीक है, डन करने के बाद ये बैक आएगा और उसको एक्सक्लेमेशन जो मार्क आ रहा था वो हट जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये एक्सक्लेमेशन का मार्क आ रहा है, ये हट जाना चाहिए अब। ठीक है, हट गया, पार्टीशनिंग हो गई। अब इसके अंदर अदर सेलेक्शंस भी है। कीबोर्ड तुम्हें कौन सा यूज़ करना है वो तुम यहाँ से डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हो। लैंग्वेज सपोर्ट इंडिया की ली थी हमने अभी जो पीछे सेलेक्ट किया था, वो चेंज करना है तो वो भी ले सकते हो। टाइम जोन इंडिया वगैरह की जगह पे तुम्हें कुछ और देना है तो तुम वो भी देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ से सिलेक्शन दोगे पिन को, डायरेक्टली वो अपने टाइम जोन उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेगा। टाइम की जोन की ज़रूरत ठीक क्यों होनी ज़रूरी है, क्योंकि कल को तुम कोई भी डायरेक्टरी बनाते हो, कोई भी फाइल बनाते हो, तो वो गलत फाइल फॉर्मेट में सेव होगी, तो इसलिए टाइम जोन ठीक होना ज़रूरी है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर विद GUI, अभी सर्वर विद GUI सेलेक्टेड है, मतलब मैं जो एप्लीकेशन सर्वर विद GUI यूज़ कर रहा हूँ। जो स्टार्टिंग में कल की क्लास में हमने क्या समझा था, 2 तरीके की इंस्टॉलेशन होंगी, एक GUI बेस और एक CLI बेस। तो GUI बेस ये सिलेक्शन में अगर तुम्हें मिनिमल करना है, मतलब वो CLI बेस करना है, तो इसमें एक ऑप्शन है मिनिमल, जिसके अंदर तुम्हें ग्राफिकल इंटरफेस नहीं मिलेगा लेकिन कमांड लाइन इंटरफेस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इंस्टॉलेशन को GUI बेस लेके चलेंगे। ठीक है, अब इसको डन करता हूँ। अब हर क्रेडेंशियल्स को लॉगिन करने के लिए एक यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। बिना यूज़र नेम पासवर्ड के हम मशीन में लॉगिन नहीं ले सकते। तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हर मशीन में रूट यूज़र अवेलेबल होता ही है, और हर किसी मशीन में हर किसी फ्लेवर में रूट ही मिलेगा। तो रूट के लिए हम लोग पासवर्ड सेट करेंगे। मान लो मैंने अभी 1 2 3 4 5 सेट कर दिया, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 सेट कर दिया। ठीक है, चेक करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हो तुम। ठीक है, मैं अभी टेस्टिंग के लिए 1 2 3 4 5 रख के चल रहा हूँ। रोहन हेलो, हाँ हाँ आवाज़ आ रही है ना? हाँ ठीक है। अब इसमें नीचे के जो 2 ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है, लॉक रूट अकाउंट, मतलब तुम पासवर्ड तो सेट कर रहे हो पर यूज़र लॉक मिलेगा, यूज़र एक्सेस नहीं हो सकता, तो उसके लिए लॉक कर दो। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, अलाउ SSH। हमने कल की क्लास में एक चीज़ डिस्कस किया था, लास्ट पॉइंट, कि SSH के बिगर हम पुट्टी नहीं ले सकते। पुट्टी के लिए हमें SSH चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन, उसका सेशन टर्मिनल लेने के लिए हमें SSH प्रोटोकॉल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था क्या, कि SSH डायरेक्टली अलाउ होता ही नहीं है। तो हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग एक बाकायदा एक हर किसी का यूज़र बनाते हैं और उस यूज़र से पहले हम लॉगिन करवाते हैं और वहाँ से हम रूट में जाते हैं। ये पॉलिसी फॉलो होती है SSH की। अभी टेस्टिंग के पर्पज़ के लिए अगर तुम चाहो तो इसको टिक मार्क करोगे तो डायरेक्टली जब भी तुम पुट्टी से सेशन लोगे तो रूट यूज़र लॉगिन हो जाएगा। अगर तुम अनटिक रखोगे तो डायरेक्टली रूट यूज़र उसमें आएगा नहीं, एक्टिव नहीं होगा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, SSH लेने के लिए फिर एक नया यूज़र बनाना पड़ेगा। उस नए यूज़र से सेशन आएगा और उस सेशन से तुम रूट यूज़र में जा सकते हो। और मल्टीपल केस ऑफ टास्क रूट से चलते हैं। सूट और यूज़र, हाँ बोलो, हाँ कुछ पूछना है तो बोलता वो तो।
नहीं 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 बोला। हाँ, तो मल्टीपल टास्क हमारे एसएसएच के पुट्टी से चलेंगे और हम लोग यूज़र में जाएंगे और यूज़र से हम रूट में जाएंगे, तो टास्क परफॉर्म होता है। और यही सही पॉलिसी है। और ये क्यों फॉलो होता है? हैकिंग वगैरह से बचने के लिए। इन केस ऑफ कंडीशन सबको पता है, सारी दुनिया को पता है कि लाइनक्स मशीन है, रूट यूज़र तो होगा ही होगा। ठीक है, तो रूट यूज़र है तो यूज़र तो फाइंड हो गया, अब उसको कोई और यूज़र तो ढूंढने की ज़रूरत है नहीं ना। उसको हैक करने के लिए तो सिर्फ पासवर्ड चाहिए, सिर्फ पासवर्ड ढूंढने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमने रूट ही डिनाई कर दिया, बंद कर दिया, नहीं चला रहे, और हम अपने लॉजिक्स के हिसाब से कोई एक पर्टिकुलर यूज़र का नाम रख दें, तो जब हैकर ट्राई करेगा तो उसको पहले तो ये सोचना पड़ेगा ना उस पर्टिकुलर मशीन में यूज़र ही क्या रखा होगा। ठीक है, तो यूज़र को इसलिए बनाया जाता है इस फ्रेम में। ठीक है, तो अभी हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग रूट को टिक करके एसएसएच करके लेके चलेंगे और डन करते हैं। ठीक है, अभी हम एक ही यूज़र बना रहे हैं। इन फ्यूचर रिक्वायरमेंट होगी हम मल्टीपल यूज़र भी बनाएंगे। नीचे उसी के जस्ट तुम देखोगे ना, तो एक यूज़र क्रिएशन का ऑप्शन भी है, हम यहीं से डायरेक्टली मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी रूट पे लेके चल रहे हैं। और नेक्स्ट करने से पहले एक चीज़ और, नेटवर्क। जो अभी हम नेटवर्क पढ़ रहे थे उसमें मैंने बोला था कि नेटवर्क के एक नेमिंग कन्वेंशन आता है। तो देखो ना, नेटवर्क ने मेरा क्या उठाया, ENS 160। अभी ये नेमिंग कन्वेंशन इसमें चल रहा है, तो ENS 160 इसका नाम है। जैसे वहाँ विंडोज़ में ईथरनेट है, यहाँ ENS 160 है। ठीक है, कई फ्लेवर्स में तुम्हारे पुराने वाले वर्जन में AIX में तुम्हें ETH भी मिलेगा, ET भी मिलेगा, इस तरीके से कन्वेंशन मिलेगा। घबराने की दिक्कत नहीं है, सब में सेम होता है और इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता इतना, सिर्फ एक नाम देने के लिए डिनोशन है। ठीक है, इसे देखो मेरे राउटर से इसने बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस भी ले लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैनुअल असाइन नहीं किया मैंने। IP एड्रेस को असाइन करने के लिए भी दो मेथड है, एक तो DHCP वे और एक मैनुअली। अब मैं जब इसमें डबल क्लिक करूँगा, या ऊपर नीचे ऑप्शन आना चाहिए इसका, हाँ ऊपर आएगा, ये तो सिर्फ हेल्प सेंटर है, आना तो चाहिए। एक मिनट रुको, दिखाते हैं। शायद यहाँ से नहीं आ रहा, कोई नहीं, इंटरनली हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। ये आ रहा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। अब कॉन्फ़िगरेशन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा ना, तो ये जो अभी तक बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा था, अब हम उसे स्टैटिकली IP भी दे सकते हैं। ये रहा। ठीक है, हम यहाँ से उसे DHCP की जगह पे स्टैटिक IP भी एंड मैनुअल IP भी असाइन कर सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं। और अगर हमने यहाँ से भी नहीं कर रहे तो बाद में इंस्टॉलेशन के बाद भी हम लोग इसको प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम डन करेंगे। रोहन समझ में आ रहा है ना? हाँ समझ आ। नींद तो नहीं आ रही बैठे बैठे, पता चले? नहीं नहीं नहीं। ठीक है, अब ये हो गया। हमने यहाँ पे मल्टीपल जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं लगभग सारे चीज़ें समझ ली। अब ISO भी कहाँ से यूज़ हो रही है, ये देख, ये बता रहा है ISO हमारी लोकल मीडिया से इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारा सिक्योरिटी प्रोफाइल वगैरह बाद में, ये तो कोई यूज़ भी नहीं हो रहा इसमें, यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं। अब बिगिन करने के बाद, जब मैंने लास्ट टाइम तुमसे कल की क्लास में एक चीज़ डिस्कस किया था कि हर मशीन में GUI हो या मिनिमल हो। अरे ठीक है, मशीन ठीक है अंकल, कैसे हो? अरे क्लास डिस्टर्ब मत कर भाई, चुप रहे एक मिनट। रोहन, हेलो। हाँ हाँ, तो अभी कल हमने इसमें ये चीज़ देखी थी कि RPM इंस्टॉल होते हैं हर मशीन्स के। ठीक है, RPM में डिफाइन होता है कि मिनिमल इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो उसमें हमारे को कम पैकेजेस लगते हैं। ठीक है, और अगर हम कोशिश ये करते हैं कि हमको GUI बेस्ड ही इन्वायरमेंट चाहिए जो अभी हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हम ये इसमें क्या देखेंगे कि RPM नंबर ऑफ़ पैकेजेस बढ़ गए। अब उसके बढ़ने से हमारी रैम कंजप्शन कितनी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये सब चीज़ें यहीं दिखेगी तुम्हें। अभी देखो इसमें ये बता रहा है कि अभी ये क्रिएट कर रहा है XFS। अभी लास्ट टाइम मैंने भी तुम्हें एक चीज़ पढ़ने के लिए बोला था, क्या चीज़?
ext4 के साथ साथ तुम्हें XFS के बारे में भी पढ़ना है। अभी ये कौन से फाइल सिस्टम में इसको फॉर्मेट कर रहे हैं, XFS। अब XFS और ext में थोड़ा सा मैं फ़र्क समझाता हूँ क्या है। ext4 अगर तुम यूज़ करते हो तो इसके अंदर तुम फाइल सिस्टम इन फ्यूचर बढ़ाना चाहते हो किसी फाइल सिस्टम को तो तुम बढ़ा सकते हो, कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। XFS में क्या होगा कि तुम फाइल सिस्टम को बढ़ा तो सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। और ext4 से XFS स्पीड अप है, मतलब अच्छा डेटा ट्रांसमिशन देगा, स्पीड अच्छी मिलेगी उसमें XFS में, ठीक है। तो इसलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसने XFS यूज़ कर लिया। और ये डिपेंडेंसी नहीं है कि XFS ही इंस्टॉल करना है, हम इसको XFS की जगह पर ये भी ext4 भी यूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जब हम उसको पार्टीशनिंग स्टोरेज के लेवल पे करेंगे ना, तब ये चीज़ समझ में आएगा आपको कि भाई हाँ XFS की जगह ext4 भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो भी कोई इतना दिक्कत इम्पैक्टेबल नहीं है। लेकिन कंपनी बेस इन्वायरमेंट में जब तुम देखोगे तो उसमें किसी डेटा बेस इन्वायरमेंट के लिए XFS इंस्टॉल हो रहा है, वो ext4 को ले ही के ही नहीं चलते। क्यों? क्योंकि भाई उनको सिर्फ बढ़ाना है, वो सोच समझ के लॉजिक्स हैं तो ही हमारे को स्पेस इंक्रीज़ करना है। ऐसा नहीं कि हम वाइडली गए, हमने उसके अंदर LV एक्सटेंड किया, एक्सटेंड हो गया और हमने स्पेस बढ़ा दिया, घटाघट स्पेस बढ़ गया और काम ख़त्म। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होगा। लोकल में तुम्हारे पास टेस्टिंग मशीन्स है, तुम कर सकते हो, लेकिन कंपनी में जब तुम काम करने जाओगे तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि तुम्हारे पास लिमिटेड स्टोरेज है और उसका जस्टिफिकेशन भी देना पड़ता है कि अगर तुम किसी की स्टोरेज बढ़ा रहे हो तो तुमने उसकी क्यों बढ़ाई, क्यों ज़रूरत पड़ी कि उसकी स्टोरेज बढ़ाने की। जब नंबर ऑफ चंक्स भरे पड़े हैं उसको हटाओ और उसके बाद खाली हो सकती है तो बढ़ाओ मत। तो ये कंपनी का प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। अब देखो ये पैकेजेस डाउनलोड कर रहा है, अभी तुम्हें लगेगा कि ये पैकेजेस इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है, बट ऐसी कंडीशन नहीं है। जब भी तुम ISO भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा ना तो ISO के अंदर 1000 ऑफ प्लस RPMs ऑलरेडी पड़े हैं, 1000 ऑफ प्लस। अब वो RPM किसी के HTTP के भी है, अपाचे के भी हैं, किसी के तुम्हारे ISO GUI के भी है, डेवलपर के भी हैं, कई सारे पैकेजेस मिलेंगे। तुम्हें इंटरनेट से डायरेक्टली ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने कल ये चीज़ समझी थी। तुम्हें अगर कल की क्लास याद है तो ये चीज़ तुमने समझा था कि पैकेजेस जो हैं RPM के हम लोग लोकल ISO से भी निकालते हैं। ऊपर शायद पढ़ाया था लेकिन लगता थ्योरेटिकली पढ़ा दिया था, कोई नहीं। लोकल ISO से भी पैकेजेस निकलते हैं RPM के, और इंटरनेट से भी निकलते हैं सब्सक्रिप्शन से, ठीक है। ये कल हमने पढ़ा था। रोहन हेलो, अब अभी तक का कुछ डाउट है तो मुझे अब तुम अभी बताओ, कोई डाउट है तो ऐसा। डाउट नहीं है ऐसे। अभी डाउट इसलिए नहीं है ना क्योंकि तुमने अभी प्रैक्टिस नहीं करी है। अब तुम करोगे ना, इसको खुद से इंस्टॉल करोगे तो तुम्हें पता चलेगा एरर कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अभी तो ये मैंने बता दिया, और मैंने एक एरर तुम्हें बोला है कि एक एरर आएगा ही आएगा, तो वो तुम्हें फाइंड करना है। और नहीं समझ में आता तो फिर तुम मुझसे पूछना, नेक्स्ट क्लास में मैं वो बताऊंगा कैसे सॉर्ट आउट होगा, या फिर बीच में ही पूछना, मैं तुम्हें बता दूंगा वो सॉर्ट आउट कैसे होगा, ठीक है। तो इंस्टॉल करना ज़रूरी है। और ये जो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ना, अपनी कॉपी में लिख लो, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस ज़रूर करेंगे कि भाई ये जो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने लिख दिए यहाँ पे, इनके बारे में तुमने क्या क्या नॉलेज ग्रैब करी है। जो तुमने ग्रैब करी है उसको एडवांस लेवल तक क्या ग्रैब करने की ज़रूरत है वो और समझेंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ लिख के रख लो अपने पास पढ़ने के लिए कि अगली क्लास तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। नहीं तो व्हाट्सएप पे भी मैं भेज दूंगा तुम्हें इस चीज़ को इस चीज़ का। part of file